अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है आप लोग के? कैसे हैं? होपफुली आप सभी ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। आज ज़्यादा बातें करने से पहले मैं स्ट्रेट अवे जाती हूँ अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है और इसके लिए मुझे फ़रमाइश ज़्यादातर हमारे डॉक्टर्स की आई है, हमारे मेरे कलीग्स की आई है और उन पेरेंट्स की आई है जो कि मेरे रूटीन के क्लाइंट हैं और जिनके बच्चे डायग्नोस्ड हैं विद सीलिएक डिज़ीज़। सीलिएक एक मेन डिज़ीज़ है जो मैं ओपीडीज़ में हर ओपीडी में 3 से 4 सीलिएक तो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ। तो मुझे मेरे कलीग्स ने कहा कि आप इस पे ज़रूर बात करें, क्योंकि सीलिएक डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और इस पे बात करना मुझे भी लगता है कि बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। क्योंकि आज तो मैं ये टॉपिक, चूँकि वो काफ़ी लंबा है, तो इस टॉपिक को मैं स्प्लिट वीडियोज़ में अपलोड करूँगी, ताकि पहले हम थोड़ी-सी पैथोफिज़ियोलॉजी को टच कर लें, उसके बाद मैं डाइट पर आऊँगी। और डाइट में मैं डिटेल डाइट, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स और पेशेंट्स हैं उनको ये कन्फ्यूजन है कि कुछ डाइटिशियन कहते हैं कि ओट्स अलाउड है और कुछ डाइटिशियंस कहते हैं कि ओट्स अलाउड नहीं है। तो ये क्यों अलाउड है और क्यों अलाउड नहीं है, इस चीज़ पर भी एक डिबेट है। ये भी मैं अक्सर डिस्कस करूँगी, क्योंकि देखें सीलिएक डिज़ीज़ की एक डिज़ाइन डाइट है, ठीक है? इंटरनेशनली भी वही डाइट प्रिस्क्राइब हो रही है, ठीक है? उस डाइट में ओट्स का ज़िक्र है और कुछ स्टडीज़ में ये भी है कि ओट्स जो चूँकि ग्लूटेन फ्री है, तो उसका ज़िक्र क्यों है? तो ये डिबेट है, ये भी मैं आज इस वीडियो में टच करूँगी, ताकि आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाए कि व्हाई, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि हमने ओट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। इसके अलावा आ जाते हैं हम सीलिएक डिज़ीज़ की पैथोफिज़ियोलॉजी की तरफ, कि बेसिकली सीलिएक डिज़ीज़ है क्या? सीलिएक स्प्रूस भी कहते हैं उसको, ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी कहते हैं। ग्लूटेन व्हीट का, बार्ले का, राई का एंड ओट, ओट तो नहीं कहूँगी, लेकिन व्हीट, बार्ले, राई का प्रोटीन है। और ये जो है ये जाकर हमारे बॉडी में, जब भी हम कोई भी खुराक खाते हैं ना, तो वो जाकर लार्जर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। जब वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं और वो डाइजेशन स्टार्ट हमारे मुंह से ही हो जाती है, हमारे सलाइवा से ही हो जाती है, क्योंकि एंजाइम्स का जो एक्टिविटी है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो चला जाता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ पर ब्रश बॉर्डर है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस उसको कहते हैं। और वो ब्रश बॉर्डर का काम ये होता है कि वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं और फर्दर डाइजेशन करते हैं, फर्दर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, मज़ीद स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम काइन भी कहते हैं। तो वो होता क्या है कि फिर वो अब्ज़ॉर्ब होता है। अब चूँकि आ गई बात ब्रश बॉर्डर्स पे, तो हमारे इंटेस्टाइन में जो वो ब्रश बॉर्डर्स हैं वो 3 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है। अगर हम उसकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी देखें तो वो 3 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है। पहला चैम्बर जो है वो कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज़ करता है, अब्ज़ॉर्ब करता है, उसकी ब्रेक डाउन करता है। सेकंड चैम्बर जो है वो प्रोटीन को फर्दर ब्रेक डाउन करता है, एब्ज़ॉर्ब करता है और थर्ड चैम्बर जो है वो लिपिड यानी फैट्स को करता है, ठीक है? अब ग्लूटेन इंटॉलरेंस में होता ये है कि चूँकि बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सीलिएक डिज़ीज़ में। लेकिन होता क्या है कि हमारी जो वो वेलाइज़ हैं, वो प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ग्लूटेन की, ठीक है? ग्लूटेन जाके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन होता है 2 स्मॉल प्रोटीन्स के अंदर। एक होता है ग्लाइडिन, दूसरा होता है ग्लूटानिन, ठीक है जी। ग्लाइडिन और ग्लूटानिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अटैच होते हैं, ठीक है? वो बॉन्ड रप्चर हो जाता है और ये 2 स्मॉल प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर जाके इसकी एब्ज़ॉर्प्शन होती है। अब जब होता क्या है कि ये कैपेबिलिटी लूज़ कर देती है बॉडी, कि इनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, तो फिर ग्लूटेन इंटॉलरेंस की कंडीशन होती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर इन्वॉल्व है, बहुत सारी कॉजेज़ हैं कि जी ग्लूटेन इंटॉलरेंस जेनेटिक भी होती है, इम्यूनोलॉजिकल भी होती है, एनवायरमेंटल भी होती है। इसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी जो है वो ग्लाइडिन में कन्वर्जन नहीं कर सकता, स्मॉलर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होता और उसकी एब्जॉर्प्शन, उसका नतीजा ये होता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर वो ब्रश बॉर्डर्स हैं, उसकी फ्लैटनिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी शॉर्टनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसका नतीजा ये होता है कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस में सिर्फ ये कन्वर्जन नहीं इन्वॉल्व होती, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि हमारे जो और न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मैल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है और जो रिलेटेड सिम्टम्स हैं उसमें डायरिया, क्रॉनिक डायरिया स्टार्ट हो जाता है,
और वो क्रॉनिक डायरिया मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया कि वो डायरिया में इट में लास्ट टिल 2 मंथ्स, और 2 मंथ से ज़्यादा हो जाता है डायरिया। जैसे ही मतलब 6 माह में आप लोगों ने डाइट इंट्रोड्यूस करवाई बच्चे को, तो होता क्या है कि बच्चा जो है उसको डायरिया स्टार्ट हो जाता है, और वो डायरिया फिर परसिस्ट करता है, फर्दर प्रोलॉन्ग डायरिया। उसका नतीजा ये फिर कोई एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती, मैल न्यूट्रिशन की तरफ बच्चा जाना शुरू हो जाता है, उसके साथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन स्टार्ट हो जाती है, वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ इंटरफेयर होती है, और बहुत कुछ। और फिर ग्लूटेन इंटॉलरेंस में जो बॉडी की कंडीशन होती है, वेट लॉस तो होता है लेकिन एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, ब्लोटेड स्टमक किसी कंडीशन हो जाती है। और फिर क्या होता है कि आपकी जो वो फ्लैकी पैंट अपीयरेंस जैसे होता है ना, वो एक एक ट्रेंड चला था नौजवानों में कि पैंट लटकी हुई पहन के फिरते थे, तो उसे फ्लैकी पैंट अपीयरेंस कहते हैं। तो इस तरीके से फिर वो इमिसिएटेड बॉडी होती है, रिब केज विजिबल होता है, लेकिन पेट जो है वो फूला हुआ होता है। ठीक है, ये बेसिकली कुछ थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी है सीलिएक डिजीज़ की, कि इसके अंदर इसके बहुत सारे हम कह सकते हैं कि अगर आप क्लिनिकली इसको डिवाइड करें या डिफ़ाइन करें, तो ये 5 उसमें डिफ़ाइन होता है, 5 कंडीशन, जिसमें क्लासिकल है, नॉन क्लासिकल है, जिसके अंदर आप ये कि मैंने ये लिखा हुआ भी है क्योंकि वो याद भी नहीं रहते, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, सब क्लिनिकल, पोटेंशियल एंड रिफ्रैक्टरी। लाइफ लॉन्ग अगर हम इसको देखते हैं ना, तो ये होता क्या है कि जनाब, अगर लाइफ लॉन्ग, ये चूँकि एक लाइफ लॉन्ग डिज़ीज़ है, लाइफ लॉन्ग डायग्नोसिस भी है, तो इसको हम लोग जब डायग्नोस करते हैं तो इसके लिए 2 पैरामीटर्स लेते हैं। पहले तो एक 3 पैरामीटर्स थे, अभी एक जो है वो थोड़ा-सा फ़ेड हो गया, वो अब हम ज़्यादा यूज़ में नहीं लाते। तो एक हम करते हैं इसके लिए जी, ट्रांसग्लूटामेज़ एंजाइम्स, 2 एंजा आईजीजी एंड आईजीए। आईजीए पार्टिकुलरली मोर इम्पोर्टेंट, जो हमने देखना होता है, और एक होता है जो आप बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी के अंदर आप एट्रोफिक चेंजेस देखते हैं कि सीलियाज़ या वेलाइज़ के एट्रोफिक चेंजेस किस तरह की और किस लेवल पर है, किस लेवल की फ्लैटनिंग है, आया वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी टू एनी डिज़ीज़ है, आया या वो प्राइमरी है, या रिलेटेड टू योर जीन्स या जेनेटिक कोडिंग। ठीक है जी, ये आपके इनबॉर्न है, ये इश्यूज़ चल रहा है। क्योंकि पता था हमें 6 माह से चलता है, जब आप डाइट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो सिम्पटम्स अपीयर होते हैं, तब हम कंसर्न होते हैं कि अब हमने ये टेस्ट करने हैं और बच्चे को देखना है। क्लिनिकली तो आपको पता चल रहा होता है, लेकिन बायोकेमिकली कन्फर्मेशन, चूँकि लाइफ लॉन्ग डिज़ीज़ है, तो एकदम हम लोग एक डिसीजन नहीं ले सकते और इस तरह से खुराकों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ ये मेरा ख़्याल है काफ़ी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज पैथोफिज़ियोलॉजी में ही मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। तो डाइट पर हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यही चीज़ें काफ़ी आपको अब्ज़ॉर्ब करने में डिफ़िकल्टी होगी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं टोटली जो सीलिएक डिज़ीज़ की डाइट है, उस पर बात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।